चक्र पॉइंटर सीरीज में ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हमने डिस्कस करी हैं, भारत का भूगोल, और दूसरी क्लास थी हमारी आधुनिक भारत का इतिहास। ये तीसरी क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे विश्व का भूगोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी भी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में लिंक शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। दूसरा है, महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेथियर ने इसका प्रतिपादन किया था, जॉर्ज लेमेथियर। तीसरा है, वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, इसको क्या कहते हैं? मंदाकिनी या आकाशगंगा या फिर दूध मेखला, मिल्की वे कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है क्या? प्रोटो स्टार का निर्माण। तारे का रंग सूचक है किसका? उसके ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तारे के कारण घटित आकाशीय परिघटना है क्या? कृष्ण बेवर है। नेक्स्ट है, कृष्ण बेवर यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, कथन एक है, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। दूसरा स्टेटमेंट है, कारण है इसका क्योंकि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो दोनों बातें ठीक है, व्याख्या भी सही करता है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी कि रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका क्या? बहुत ऊंचा घनत्व इसका कारण है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? 88 है, अभी ये बढ़ गई है। पल्सर, कृष्ण बेवर, क्वासर एवं भंगुर तारा आदि क्या है? खगोलीय वस्तुएं हैं। ये अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता क्या? ब्रिटल स्टार और कृष्ण मास्टर नहीं पाया जाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? तारे का नाम है बीटलग्यूस। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक मध्य घनत्व किसका है? तो सर्वाधिक घनत्व जो है पृथ्वी का है, 5.5। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्षयान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह यानी कि काला होता है और तारे टिमटिमाते नहीं हैं। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व क्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा क्या है इसमें? लोहा है, फिर ऑक्सीजन है, उसके बाद में सिलिकॉन है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर में होता है 9.461 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? इसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है कहाँ? विषुवत रेखा पर होता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या होता है? सप्तऋषि होता है। अब सौरमंडल के बारे में देख लेते हैं। सौरमंडल का भाग नहीं है, नीहारिका जो सौरमंडल का भाग नहीं है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था? ये कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य में जो है हमारे सौरमंडल का केंद्र में है। क्लियर है? सौरमंडल का निर्माण हुआ था 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है यानी पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। सौरमंडल की में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है ग्रहों की संख्या। 2006 में जो है 2006 से पहले 9 हुआ करती थी। सूर्य से दूरी के क्रम में 2 ग्रहों जो मंगल और यूरेनस के बीच में कौन कौन से हैं? बृहस्पति और शनि हैं। ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित बताना है। तो आपने देखा होगा सूर्य है ये, उसके जस्ट बगल में फिर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून है लास्ट में। तो ये क्रम है इसका। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह है, सूर्य और पृथ्वी की, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है तीसरे नंबर पे। इसमें ये पहला ये बुध है और ये शुक्र है, तो 2 ग्रह हैं इसके बीच में। पृथ्वी स्थित है कहाँ पे? मंगल एवं शुक्र और मंगल के बीच में है ये पृथ्वी। ये शुक्र है और इसके जस्ट आगे मंगल है।
ग्रहों के बारे में सत्य कथन है, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सूची बनकर सूची टू से मिलान करना है। देखिए विशेष लक्षण और इधर ग्रह का नाम। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा है? शुक्र है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। सौरमंडल का मंदतम गति करने वाला वरुण है। आकार के अनुसार घटते क्रम में सूर्य की स्थिति कौन सी है? देखिए सबसे बड़ा बृहस्पति, इसमें से जो है फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर पृथ्वी है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं बृहस्पति में, शनि में और मंगल ग्रह पर। गोल्डिलॉक्स जोन शब्द का संदर्भ है क्या? भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं, यानी कि आवासीय क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये यूरेनस जो है ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, हेली जो है पुच्छल तारा है, मेराइनर क्या है? ये कृत्रिम उपग्रह है। अब देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ कौन कौन से होते हैं? गैस और प्लाज्मा के रूप में होते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिक के संलयन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। हीरक वलय यानी कि डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल यानी कि पूर्णतया पद चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। सूर्य ग्रहण होता है कब? प्रतिपदा यानी कि न्यू मून डे को सूर्य ग्रहण होता है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन जो प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा जब पृथ्वी एवं सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है। देखिए एक तरफ तो अर्थ है और दूसरी तरफ जो है सन है और इसके बीच में यहाँ पे मून आ जाता है, तो क्या होगा? ये सन की रेज जो है यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगी, तो इसकी वजह से होता है सूर्य ग्रहण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खग्रास पूर्ण सूर्यग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य का प्रभाव मंडल यानी कि होलो प्रकाश के आवर्तन से उत्पन्न होता है क्या? पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में उत्पन्न होता है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है किसकी? पृथ्वी और सूर्य के बीच की। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? तो 150 × 10⁶ किलोमीटर होती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो या तो फिर लिख दो 149.6 मिलियन किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर कब होती है। तो लोगों को लगता है कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो निकट होती होगी, बट ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है इसका। निकटतम दूरी जो होती है वो 3 जनवरी को होती है, ठीक है, और अधिकतम जो होती है वो 4 जुलाई को होती है। सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है कितना? 109.2 गुना बड़ा है। अब बुध के बारे में देख लेते हैं। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है क्योंकि सूर्य के जस्ट पास में होता है, तो बुध ग्रह है 87.96 दिन में चक्कर लगा देता है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, देखिए बुध के और शुक्र के कोई उपग्रह ही नहीं है। सत्य कथन बताना है। किसी पिंड का अल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष मतलब श्रुति निर्धारित करता है। अब शुक्र के बारे में देख लेते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र है। देखिए लोगों को लगेगा कि ये बुध ग्रह सबसे पास में है तो ये ज़्यादा गर्म होगा, बट बुध ग्रह ना होकर शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। इवनिंग स्टार भी कहते हैं इसको, शुक्र ग्रह को वेनस को इवनिंग स्टार भी कहते हैं। वह ग्रह जिसको भोर का तारा ये पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है, शुक्र ग्रह को जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो पहली बात और दोनों बातें ठीक है और व्याख्या भी सही करता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन हमने देखा था किसको कहते हैं? शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। मेगलन अंतरिक्षयान भेजा गया था कहाँ पे? शुक्र के लिए भेजा गया था। अब पृथ्वी के बारे में बात कर लेते हैं। वह देखिए पृथ्वी गोलाकार है। सर्वप्रथम ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी अरस्तु ने। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या था? ग्रीन प्लेनेट नाम था इसका। पृथ्वी का व्यास कितना? 12,756 किलोमीटर व्यास है इसका। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, घटता नहीं बढ़ता है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, तो ये बात ठीक है। पहली बात जो गलत है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर यानी कि आउटर कोर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर क्या है? शयनद्रव है। भूपरपट्टी में देखिए ये पूछा जाता है क्वेश्चन, भूपरपट्टी में बहुतायता में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है? ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, ये भी क्वेश्चन पूछा था, 8 मिनट 17 सेकंड लेता है। वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है कौन सा? सूर्य तारा है। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। पृथ्वी को सूर्य की
परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, यानी कि 365.25 दिन लगते हैं। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, वह है कितना, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है, 27.83 किलोमीटर। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी कि ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है कितने पर, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। सत्य कथन बताना है इसमें, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। नेक्स्ट है सत्य कथन है, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दक्षिणी को जाहिर सी बात दक्षिणी कहते हैं। दिन रात जिस कारण होते हैं, भू परिभ्रमण के कारण होते हैं। दिन रात देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भू परिभ्रमण कहलाता है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, ये ये परिक्रमण कहलाता है, जिसकी वजह से ऋतुएं बदलती हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, मौसम बदलने का कारण क्या है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना वे अपने अक्ष पर झुकी होना मौसम मतलब बदलने का कारण है। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए, दिल्ली शहर वगैरह उदाहरण, वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होता है, क्योंकि होता क्या है कि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कर दी जाए तो सबसे अधिक संभावना क्या होगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, कहाँ पर, 23 डिग्री अक्षांश के पास। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमेशा पूर्वी दिशा में नहीं छोड़े जाते। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो ठीक है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। पृथ्वी की ग्रह की संरचना में परिवार यानी कि मेंटल के नीचे क्रोड बना होता है, किसका, निकेल और लोहा और निकेल का बना होता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट मंगल ग्रह के बारे में देख लेते हैं। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, तो ये मंगल ग्रह के बारे में बात चल रही है। पहला, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कम है, कम नहीं ज़्यादा है, ठीक है, जो जितनी दूर होगा इतने टाइम ज़्यादा लगेगा उसको, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, ये बात ठीक है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुगमता है, क्या है, बर्फ छत्र को और हिम स्थित जल की उपस्थिति का पता लगना। पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, वह क्या है, यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है ये। फिनॉक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था कब, 25 मई 2008 को उतरा था। बृहस्पति के बारे में देख लेते हैं। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई थी गैलीलियो द्वारा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा, बृहस्पति है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला कौन सा है, वरुण है। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ। वह ग्रह जिसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं तो बृहस्पति है। अब शनि के बारे में देख लेते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है 29.5 वर्ष। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय हैं यानी कि रिंग है तो कौन सा, शनि ग्रह है। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्षयान कैसिनो ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया था वह कौन सा था, शनि ग्रह था। शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वह कौन सा, नेपच्यून से गर्म है ज़्यादा। टाइटन का सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह कौन सा, शनि का है ये टाइटन। अरुण, वरुण और प्लूटो के बारे में देख लेते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, 84 वर्ष लेता है। जिस ग्रह बोना ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है, प्लूटो है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है, प्लूटो को ग्रह से बाहर कर दिया गया है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह नेपच्यून है, ठंडा ग्रह। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, कभी वरुण कभी यम। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो के। अब चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था कब, ये 1969 में रखा था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर स्थित है चंद्रमा पर।
नेक्स्ट, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। ये बात ठीक है, क्योंकि चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में पूर्ण घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी अवधि है जिसकी वह पृथ्वी की पूरी करता है। तो दूसरी बात ये गलत है। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। कारण क्या है? वह अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। दोनों बातें ठीक हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है पूर्ण चंद्र या फुल मून कहलाता है। 14 नवंबर 2006 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के पीछे उत्तरदायी कारण क्या था? चंद्रमा का पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण, अर्थात पूर्ण उपभू यानी कि फुल पेरिज पर होना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सौरमंडल में चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। अब इसमें देख लीजिए, यूरेनस ग्रह, चंद्रमा उपग्रह है, पुच्छल तारा हेली और कृत्रिम उपग्रह मेरिनियार। ब्लू मून परिघटना कब होती है? जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है, तो ब्लू मून की घटना होती है जब अतिरिक्त पूर्णिमा होती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होगा? उसका भार घट जाता है। कहाँ से? पृथ्वी से चंद्रमा पर लेके जाते हैं तो चंद्रमा का पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। मंगल और पृथ्वी, ये बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये किसके बीच में है? मंगल और बृहस्पति के बीच में है। क्षुद्र ग्रहों के विषयों में सही कथन है। क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह, इसे जो एस्ट्रॉयड भी कहते हैं, छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, किनके मध्य? मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं ये। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच में अंतर देख लेते हैं क्या है। जो क्षुद्र ग्रह हैं यानी कि एस्ट्रॉयड हैं, तो ये लघु चट्टानीय ग्रहिकाएं यानी कि प्लेनेटाइड हैं, जबकि धूमकेतु क्या है? हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं। ये चट्टानों से निर्मित है और ये धूमकेतु जो होते हैं वो गैसों से निर्मित होते हैं, यानी चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बंधे रहते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। धूमकेतु और उल्का के बारे में देख लेते हैं। धूमकेतु की पुच्छ जो होती है सूर्य से परे दिष्ट होती है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भिज्जिए दाब जो डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षितिज हो जाती है। हेहलबॉब क्या है? पुच्छल तारा है ये धूमकेतु का। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया था वह था बृहस्पति। उल्का यानी कि मैटर क्या होते हैं? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश को क्या कहते हैं? मैटर्स कहते हैं। नेक्स्ट, अक्षांश के बारे में देख लेते हैं। 91 उत्तरी, 45 पूर्वी और 45 दक्षिणी और 91 पश्चिमी में से जो अक्षांशीय स्थिति को सही मतलब हो सकती है कौन सी है? 45 दक्षिणी। एक ग्लोब पर अक्षांश में वृत्त होती है विषुवत रेखा। तो आप देखिए, ये अगर हम पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं तो बीचों बीच की जो भाग है उसको कहते हैं विषुवत रेखा, और जो उत्तरी भाग में है 23.5 पर, तो ये दक्षिणी भाग में। उत्तरी भाग वाले को कर्क रेखा कहते हैं, इसे मकर रेखा कहते हैं। प्रधान यामोत्तर यानी ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु स्थित। देखिए, एक तो इसकी बात कर रहा है अक्षांश की, दूसरा देशांतर की बात कर रहा है। कहाँ पे मिलते हैं? ये अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। देशांतर देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वी की जो उत्तर और दक्षिण के भाग में बांटते हैं तो उसको जो हम देशांतर कहते हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है 30 पूर्वी देशांतर में। तो जो पूर्वी देशांतर है वहाँ पर समय आगे है, और जो पश्चिमी देशांतर है ना, तो उसमें समय जो है पीछे है। तो काहिरा जो है, देखिए काहिरा जो है ये इसके पूर्वी में है, तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो 30 डिग्री बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री बराबर 120 मिनट हो जाता है। तो 120 मिनट का अंतर हो गया कि 2 घंटे। क्लियर है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर मध्य हो, तब प्रातः 6 बजेंगे कितने पर? यहाँ पर बजेंगे 0 डिग्री पूर्वी या देशांतर पर। यदि दो स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर कितना होगा? 6 घंटे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ग्रीनविच में
मध्य है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे है, तो अब स्थिति क्या होगी? अब 5 मतलब देखिए वहाँ पे 5 घंटे आगे कर दो, कितना आएगा? ये आएगा 75 पूर्वी देशांतर पर। आगे की बात करें तो यार सी बात है पूर्वी में होगा। वह देशांतर जो प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत बृहत का निर्माण करता है 180 देशांतर है। नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के जिस एक याम्योत्तर में दिखाई देती है वो कौन सा है? 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? प्रधान मध्य रेखा होती है। प्रधान याम्योत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से? नाइजर से नहीं गुजरती है। गुजरती कहाँ से? कुल 9 देशों से गुजरती है। यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना, अंटार्कटिका, दक्षिण ध्रुव से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है अक्रा, डल्बिन, मैड्रिड, लिस्बन में से जिसका समय जीएमटी के समान है वह है कौन सा? अक्रा, डब्लिन और लिस्बन का तीनों का समान है। ग्रीनविच मध्य समय के आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि में देशों के मानक समय का सही क्रम है वो बताना है। तो आगे से पीछे की बताना। आगे ये जापान का इराक, फिर ग्रीस, फिर क्यूबा, फिर कोस्टारिका। आईएसटी याम्योत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह यानी कि 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। उस स्थान का देशांतर क्या होगा? 90 डिग्री वेस्ट होगा। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगता है, तो एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा है, तो नगर का देशांतर क्या होगा? ये देशांतर होगा 87 डिग्री पूर्व। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है कहाँ से? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट चलते हैं। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। दोनों बातें ठीक हैं। ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में उत्क्रमित कर दी जाए तब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो, तो भारतीय मानक समय क्या होगा? वहाँ पर 6:30 बज रहे होंगे सुबह के। वह जलडमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक ये निकट है, तो आपने देखा होगा उत्तरी अमेरिका और ये एशिया को अलग करता है। इसको कहते हैं बेरिंग जलडमरू मध्य। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश, देशांतर में से मार्ग बनाना होगा देशांतर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बज रहे हैं, तो जब ग्रीनविच मीन टाइम जोन 3 बजे हैं, तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? पूर्वी, मतलब 45 डिग्री होगी, क्योंकि जब टाइम आ गया है तो जाहिर सी बात है कि पूर्वी में ही होगा। अब विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से रिलेटेड देख लेते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 40,000 किलोमीटर है। ये हमने बताया था कि ये बीचों बीच से जो काटती पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम में, इसको कहते हैं विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? ये कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। साओ टोम, पिंगिक, गेवन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ये दक्षिण अमेरिका में याद रखो कि बी कोलंबिया, सी और ई, बी सी ई से गुजरती है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, तो यहाँ पर देखिए सदाबहार एक सा मौसम रहता है, तो ये भूमध्य रेखा पर रहता है वार्षिक तापांतर एक जैसा। यहाँ पर डेली वर्षा होती है, सम्मानीय टाइप की वर्षा यहाँ पर होती है। कोलंबो, जकार्ता, मनीला और सिंगापुर के में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा शहर है, नगर है? तो ये सिंगापुर सबसे निकट है भूमध्य रेखा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरती हैं, अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब कर्क और मकर रेखा के बारे में देख लेते हैं। हमने बताया था कि कर्क रेखा जो है ये उत्तरी साइड में है, यानी कि विषुवत रेखा के उत्तरी साइड में कर्क रेखा है 23 डिग्री एंड हाफ पर। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतास क्या होता है? 66.5 डिग्री। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? हवाई द्वीप, यूएसए, मैक्सिको, बहमास, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ओमान और ताइवान से गुजरती है। अगर मकर रेखा की बात करें जो साउथ में है, ये ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पैराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना और नामीबिया से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबा चमकती हैं तो क्या होगा? उत्तर पश्चिम भारत में उच्च दाब वायुदाब विकसित होता है। दिन रात के बारे में देख लेते हैं। विषुव या इक्वनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं कब होता है? 20 या 21 मार्च को होता है, ये 22 या 23 सितंबर को होता है।
वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं, कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं ये। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 21 या 22 दिसंबर सबसे छोटा होता है। उत्तरी गोलार्ध की बात चल रही है। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 जून होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 या 22 दिसंबर होता है। ग्रीष्म आयन प्रतिवर्ष कब होता है? 20-21 जून को होता है ये। नेक्स्ट है वह तिथि जिसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, कब? 21 जून को होती है। पृथ्वी की उत्पत्ति और भौगोलिक इतिहास देख लेते हैं। वह विद्वान जिसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है, ये ओ सिम था जिसने ये बताया था। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं यूरेनियम डेटिंग। महान हिमयुग का संबंध किससे? प्लीस्टोसीन युग से संबंध है। वह काल जिसको प्राय लघु हिमालय माना जाता है 1300 से 1870 ईस्वी के बीच का है। डायनासोर का काल कौन सा है? आज से लगभग 6 करोड़ से 70 लाख वर्ष पूर्व था। महाद्वीपों के अलग होने का कारण क्या था? विवर्तनिक क्रिया थी। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, जिसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल है। कौन कौन सा था इसमें? गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड है जिसे कहते थे पेंजिया। देखिए, जो पेंजिया था वो भूखंड था, और जो पैंथालासा था इस साइड में, ये पैंथालासा इधर उधर, उसको जो पानी वाला भाग था उसको कहते पैंथालासा। महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, क्या? उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था ये अंगारा लैंड का भाग था। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य का काल कौन सा है? लगभग 3.5 मिलियन वर्ष पहले का। वे घटनाएं जिसमें जीवों के विकास को प्रभावित किया है कौन कौन सी? महाद्वीपीय विस्थापन है और हिमानी चक्र है जिसने विस्थापित किया, मतलब इसके जो प्रभावित किया है। नेक्स्ट है बलन क्रिया परिणाम है किसका? पर्वत निर्माणकारी बल का। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी पर घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण। चट्टानों के बारे में देख लेते हैं। चट्टानें देखिए, सही कथन बताना। परत चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण के में पूर्व विद्वान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। अब देखिए, अपसादी सेलों के लिए कथन कौन सा सत्य है? ये सेलें स्तरों में निक्षेपित हैं, तो इनको जो है, मतलब ये अपसादी सेलों के बारे में बात चल रही थी अभी। अपसादी सेलें। नेक्स्ट चलते हैं। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। अग्नेय चट्टानों के लिए कथन है वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। क्रोंगलोमरेट और ग्रेनाइट सेल एवं बलुआ पत्थर में से एक चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है अग्नेय और तलजटी दोनों से उत्पत्ति होती है रूपांतरित चट्टानों की। ग्रेनाइट उदाहरण है किसका? अग्नि चट्टानों का उदाहरण है ग्रेनाइट। अपसादी सेल का उदाहरण है बालू का पत्थर, चूना पत्थर और सेल अपसादी सेलों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब ज्वालामुखी के बारे में देख लेते हैं। ज्वालामुखी में सबसे अधिक जो गैस निकलती है कौन सी होती है? जलवाष्प सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटापेक्सी। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं, और जब पृथ्वी के बाहर आता है तो उसको लावा कहते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं क्या? प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। ज्वालामुखीय उद्गार वोल्केनिक इरप्शंस नहीं होते हैं, कहाँ पे? बाल्टिक सागर में नहीं होते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट एटना पर्वत कहाँ पे है? एक देखिए, माउंट एटना ये एक ज्वालामुखी है, इटली में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है अमेरिका में। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप यूएसए का। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? हवाई द्वीप में स्थित मोना लोआ। सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? कोटापेक्सी, एटना, फ्यूजियामा और वेसुवियस। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है, तंजानिया में स्थित है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। किलिमंजारो क्या है? एक अग्निगिरीय वोल्केनो है। ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, स्ट्रम वैली को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू है। एटना कहाँ पे? सिसिली में। वेसुवियस इटली, येरवियस राजद्वीप अंटार्कटिका, कोटापेक्सी इक्वाडोर में है। माउंट रेनियर ज्वालामुखी यूएसए का है, एटना इटली का, वो पेरिकुटिन मैक्सिको का, टाल फिलीपींस का है,
माउंट किनावालू मलेशिया, अल बुर्ज ईरान का है, अकांगुआ जो है ये अर्जेंटीना का है, किलिमंजारो तंजानिया का है, सवनकाया पेरू का, कोलिमा मैक्सिको, माउंट मेरापी इंडोनेशिया का। अब भूकंप के बारे में देख लेते हैं। भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्भव होता है कौन कौन सी तरंगें? PSL यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव। लेव या सरफेस वेव कहते हैं इसको। रिंग ऑफ फायर संबंधित है किससे? भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर में जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं उसको जो है रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। सत्य कथन है भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर मापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापने पर आधारित हैं। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है किसके नापने के लिए? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। सिस्मोमीटर नापता है भूकंप को। सुनामी शब्द संबंधित है किससे? जापानी भाषा से। नेक्स्ट है जापान का वह शहर जिसने विध्वंसकारी सुनामी और नाभिकीय विकिरण का सामना किया था, इसका नाम है फुकुशिमा। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, इसका कारण क्या है? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं। वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है अफ्रीका महाद्वीप है, 54 देश हैं इसमें। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है। सबसे देखिए क्या बताना है इसका? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। विश्व के 2 छोटे महाद्वीप कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं। महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर है, तो दक्षिण ध्रुव या अंटार्कटिका है। नेक्स्ट चलते हैं एटलस पर्वत कहाँ पर है? एटलस पर्वत है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में। आपने देखा होगा ये अफ्रीका का पार्ट है, इस क्षेत्र में एटलस पर्वत है। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, तो यूरोप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है नवीन मोरदार पर्वतों में। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? लंबी की बात कर रहा तो ये एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप में स्थित है कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अल्पस पर्वत मालाएं स्थित है कहाँ पर? न्यूजीलैंड में स्थित है ये। अल्पस पर्वत श्रेणी का विस्तार है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अल्पस जो यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। व्हाइट पर्वत कहाँ पर है? व्हाइट पर्वत है यूएसए में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाले पर्वत कौन सा है? बर्मीज आराकान योमा पर्वत है। हिमालय का विस्तार आराकान योमा जिस देश में स्थित है? कौन से में? म्यांमार में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्वत कहाँ पर है? ये जर्मनी में है। राइन नदी के किनारे स्थित पर्वत कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट है। कौन सी नदी के? राइन नदी के किनारे है। ब्लैक फॉरेस्ट अवस्थित है कहाँ? यूएसए में। ब्लैक फॉरेस्ट की अगर बात हो तो ये जर्मनी में है, अगर ब्लैक पर्वत की बात हो तो ये यूएसए में है। पेनाइन यूरोप, ऑपरेशन अमेरिका, अरावली भारत उदाहरण किस चीज़ के? पुराने पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में है। एटलस पर्वत अभी मैंने बताया था अफ्रीका महाद्वीप में, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में। नेक्स्ट है अलेघनी पर्वत कहाँ पर? यूएसए में। कैंटाबरियन कहाँ पर? स्पेन में। एल्बुर्ज कहाँ पर? ईरान। मैकेंजी कनाडा। बाकी पर्वत शिखर और ये महाद्वीप है, ये पूछ लेता बार बार। कोसिस्को कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। मैकेनले उत्तरी अमेरिका। अल्बुर्स यूरोप। किलिमंजारो अफ्रीका। सही मैच करना है। अल्पस क्या है? बलिक पर्वत है। बोसजे भ्रंसोत पर्वत है। विंध्य अपशिष्ट पर्वत है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट टिटलिस स्थित है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में स्थित है ये माउंट टिटलिस। इटली में अवस्थित पर्वत कौन सा है? एपिनाइन इटली में अवस्थित है। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा? पेरेनीज है। एक तरफ ये फ्रांस है, उसके इधर ये स्पेन है, तो इसके बीच में सीमा बनाता है ये पेरेनीज पर्वत है। गोलन हाइट्स स्थित है मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में। नेक्स्ट चलते हैं पठार और घाटियाँ देख लेते हैं। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 5 किलोमीटर है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा जाता है किसको? पेंटागोनिया के पठार को। पठार पर स्थित नगर कौन सा? मैड्रिड है। संसार की छत कहते हैं किसको? पामीर के पठार को। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली उदाहरण है किसका? रिफ्ट घाटी का। शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है कहाँ? यूएसए में स्थित है। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। पंजसीर घाटी अवस्थित है कहाँ? अफगानिस्तान में अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में।
चलिए नेक्स्ट है, टेलर घाटी कहाँ पर है? ये अंटार्कटिका में स्थित है टेलर घाटी। ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन अवस्थित कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है। ब्रेथ बेसिन यानी ग्रेट बेसिन कहाँ पर है? ये यूएसए में है। राजाओं की घाटी कहाँ पर है? ये मिस्र में है राजाओं की घाटी। अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं कॉस्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। शुष्क प्रदेश और मरुस्थल देख लेते हैं। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, चांसेस हो सकते हैं। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं, तो ये पॉसिबल है। तो दोनों बातें ठीक है, व्याख्या भी सही करता है ये। नेक्स्ट है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? वो थार मरुस्थल है। तकला मकान कहाँ पर है? ये चाइना में है। एक तरफ मरुस्थल है, दूसरी तरफ देश है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ पे है? ये है अमेरिका में। तकला मकान कहाँ? चाइना में है। कराकुम है तुर्कमेनिस्तान। गिब्सन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। दश्त ए लूत तो कहाँ पर है? ये ईरान में है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? मंगोलिया में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? ये उत्तरी चिली में है। आटाकामा मरुस्थल देख लिया हमने, उत्तरी चिली में है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया का मरुस्थल शीतोष्ण कटिबंधीय है। सत्य कथन बताना है, विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि पश्चिमी क्षेत्रों में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये जो व्यापारिक पवन है पश्चिम में पहुँचते पहुँचते उनका जल जो है वो खत्म हो जाता है, और इस क्षेत्रों में, इन पश्चिमी क्षेत्रों में, जैसे कि हम बात करें ये दक्षिणी अफ्रीका की, तो अफ्रीका की, तो अफ्रीका के जो पश्चिमी क्षेत्र देखा होगा आपने, यहाँ पे जो मतलब ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं वो बहती है इस क्षेत्रों में। फिर नेक्स्ट है, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है कहाँ पे? बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल का नाम क्या है? कालाहारी। दक्षिणी गोलार्ध में ही ये स्थित है। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्रों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? यह उपोष्ण उच्च वायुदाब कोशिकाओं यानी कि हाई प्रेशर सेल अवस्थित हैं। अब कुछ घास के मैदान देख लेते हैं। घास का मैदान दूसरी तरफ स्थित ही, देखिए प्रेरीज जो घास का मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में है। मैच द फॉलोइंग में आता है, फिर आप गलत कर देते हैं। पंपाज या लानोस की बात करें तो हम दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में है। स्टेपीज की बात करें तो यूरोप में है। बेल्ट की बात करें दक्षिण अफ्रीका में है ये। वहीं अगर केनिया में कौन सा है? सवाना है। अर्जेंटीना में पंपास है। वेनेजुएला में लानोस है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरीज है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? अफ्रीकी महाद्वीप में है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास कहलाता है। सवाना क्या है? देखिए उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। स्टेपीज ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सेलबास क्या है? उष्ण कटिबंधीय वन है। टेगा क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं देख लेते हैं। जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए पहले चाइना होता था, अब जो भारत पहले नंबर पर आ गया, भारत। ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, अमेरिका के क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम बताना है, तो अवरोही में सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील। दिए गए देशों का क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से आरोही क्रम बताना है, यानी छोटे से बड़ा। अर्जेंटीना, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील। दक्षिण एशिया के देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा? मालदीव है। वह देश जिसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है कौन सा? कनाडा है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश, तो इसकी बचपन की ट्रिक है बचपन के नाम से याद रखना। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। नेक्स्ट है आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में से वह देश जो कैस्पियन सागर से नहीं लगता है। आर्मेनिया कैस्पियन सागर से नहीं लगता है। कौन लगता है? और तारिक लगता है। तारिक के नाम से याद रखना, तारिक या फिर कातिर के नाम से, ठीक है। तो ये 5 देश हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं, क्लियर है। इसमें ए से अजरबैजान है, ध्यान रखना बस। आर से रसिया है, और आई से ईरान है, के से कजाकिस्तान है, टी से तुर्कमेनिस्तान हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इसराइल के साथ में सीमाएं साझा करती है। देखिए इसराइल का युद्ध चल रहा है अभी, इसराइल का फिलिस्तीन के साथ में, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। लेबनान, देखिए अब बता देते हैं आपको कि इसराइल का कुछ ये है, इधर उत्तरी साइड में जो लेबनान है, और इसके पूर्वी साइड में सीरिया है इधर, और इधर की साइड में जो जॉर्डन है, और साउथ में मिस्र है, क्लियर है। चीन के साथ में सीमा किसकी लगती है? मंगोलिया, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम
उत्तरी कोरिया। इनकी सबकी सीमा चाइना के साथ में लगती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया प्रदेश के अंग कौन कौन से? सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। आपने देखा होगा अफ्रीका का मैप। तो ये पूर्वी 4-5 कंट्री ये जो हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती है। वह देश जिसकी सीमाएं एड्रियाटिक सागर से लगती हैं: अल्बानिया, बोस्निया, हर्जगोनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, मोंटेग्रो। बाल्कन देश कौन कौन से बाल्कन कंट्रीज? अल्बानिया, बोस्निया और बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवानिया, रोमानिया। सियरा लियोन अवस्थित है कहाँ पे? पश्चिमी अफ्रीका में अवस्थित है। पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, लाटविया में से लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है। यूक्रेन लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है। सत्य कथन बताना है। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल का 60% से कम भाग में फैला हुआ है। ओसेनिया का नाम अभिभूत देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित किया जाता है। देशों की संख्या कितनी? 14 है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में कौन कौन आते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस में से एक की सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती है। रसिया की सीमा नहीं लगती है। भारत, चाइना के अतिरिक्त म्यांमार के सीमावर्ती देश कौन से हैं? थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। अब नेक्स्ट देख लेते हैं किसके अधीन कौन सा क्षेत्र है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ अधीन क्षेत्र। जो क्रिसमस द्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया का कब्जा है उस पर। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है। सांता क्रूज पर यूएसए का है। मार्टिनिक पर यह फ्रांस का कब्जा। वह देश जो भौगोलिक रूप से तो अमेरिका में स्थित होने के पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, वो कौन सा? ग्रीनलैंड। क्योंकि ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा? ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा। इसलिए कहा जाता है कि भौगोलिक रूप से तो अमेरिका में है बट राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है ये। नेक्स्ट होते हैं विश्व के द्वीप और स्वामित्व वाला देश। एलियूसियन द्वीप पर किसका कब्जा है? यूएसए का है। बियर द्वीप पर है नॉर्वे का। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का है। फ्रेंच जोसेफ द्वीप पर है रसिया का कब्जा। अब देख लेते हैं कुछ स्थलबद्ध देश कौन कौन से हैं। इनमें से जो देखिए एकदम कौन सा स्थलबद्ध देश नहीं है, तो लाइबेरिया जो है स्थलबद्ध देश नहीं है। अफ्रीकी देश अंगोला, चाड, केनिया और सेनेगल में से स्थलबद्ध देश है कौन सा? चाड है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कंबोडिया, लाओस, मलेशिया और थाईलैंड में से स्थल अवरुद्ध देश है जो है, यानी कि चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है, लाओस है। बोल्विया क्या है? बोल्विया एक स्थलबद्ध देश है। चलिए नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा। आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी की बनाती है। डूरुंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच बनाती है। हेडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। वह महाद्वीप जिसमें कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है उत्तरी अमेरिका है। स्थलबाधित देश कौन से? अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड। दक्षिणी सूडान के लिए सही कथन है यह एक स्थलबद्ध देश है जिसकी मुख्य नदियों व्हाइट नील है। अंतर्महाद्वीपीय देश कौन सा? जॉर्जिया और टर्की, यानी कि दो महाद्वीपों में आते हैं। अजरबैजान नहीं है भूआवृत देश। अब देशों के पुराने नाम देख लेते हैं। पुराना नाम और ये नया नाम देखिए। सियाम नाम हुआ करता है आज की डेट में, थाईलैंड को जो पहले सियाम कहते थे। ताइवान का पुराना नाम था फारमोसा। इराक का पुराना नाम था मेसोपोटामिया। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। और हरारे का पुराना नाम क्या था? हरारे का पुराना नाम था सेलिसबरी। इथोपिया का पुराना नाम था एबिसेनिया। घाना का नाम था गोल्ड कोस्ट। और किसासा का नाम था लियो पोल्विबिले। जिम्बाब्वे का पहला नाम था दक्षिणी रेडेसिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट चलते हैं। वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है रियो ग्रांडे या राइन नदी है। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मैक्सिको और अमेरिका की सीमा बनाती है। वह झील जो तंजानिया युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है विक्टोरिया झील है। नेक्स्ट चलते हैं। मैकमोहन लाइन सीमा बनाती है भारत और चाइना के बीच में। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में। 38वीं समानांतर रेखा विभाजित करती है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। मैगिनॉट रेखा बनाती है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। अल्पाइन लाइन विभाजित करती है फ्रांस और इटली को। अब देशों की राजधानी देख लेते हैं कुछ। देखिए देश है, दूसरी तरफ राजधानी है। स्लोवेनिया की राजधानी क्या है? ल्यूविल्जना। सेशेल्स की विक्टोरिया है। सियरा लियोन की फ्रीटाउन है। उज्बेकिस्तान की ताशकंद है। वह नगर जो किसी देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है, ब्रिस्बेन नहीं रहा है। म्यांमार की प्रस्तावित नई राजधानी कौन सी है? न्याई पियाता है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी। बामास की राजधानी नसाउ है। कोस्टारिका की सांजोस है। निकारागुआ की मानागुआ है। और डोमिनियन रिपब्लिक की सांटो डोमिंगो है। युगांडे की कंपाला है।
उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, यूक्रेन की कीव है, पेरू की राजधानी आप सभी जानते हैं लीमा है, वियना देश की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है, झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है इटली में। एक तरफ राजधानी दूसरी तरफ देश है। अम्मान किसकी राजधानी है? जॉर्डन की। बिस्बेक राजधानी है किर्गिस्तान की। उलन बटोर मंगोलिया की राजधानी है। सनाइकिया यमन की है। दुशानबे ये तजाकिस्तान की है। देश और राजधानी बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, जॉर्जिया की यह है त्बिलिसी, और आइसलैंड की रिकयाविक है। नेक्स्ट है, एक तरफ देश दूसरी तरफ राजधानी है। साइप्रस की राजधानी क्या? निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। लेबनान की बैरूत है। टर्की की अंकारा है। चाइना की बीजिंग है। कनाडा की ओटावा है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। और रशिया की मॉस्को राजधानी। चलिए नेक्स्ट है, अम्मान की राजधानी देखिए, अम्मान जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक है। मंगोलिया की उलन बटोर है। यमन सनाइया, और तजाकिस्तान की दुशानबे है। बुल्गारिया की सोफिया है। जॉर्जिया की त्बिलिसी है। आइसलैंड की रिक्वेक है। नेक्स्ट देखिए, बुरुंडी की राजधानी क्या है? बुजुम्बुरा है। कजाकिस्तान की अस्ताना है। लाओस की वियंतियाने है। माली की बमाको है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। बोल्विया की लापाज है। इथोपिया की आदिस बाबा है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। गैम्बिया की बांजुल है। लाटविया की रिगा है। ब्राज़ील की ब्रासिलिया है। क्यूबा की हवाना है। कोस्टा रिका की सेंट जोस है। पेरू की लीमा है। आइवरी कोस्ट की यामोसिको है। फिजी की सुबा है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन है। लेबनान की बैरूत है। श्रीलंका की कोलंबो है। मालदीव की माले है। जिम्बाब्वे की हरारे है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। नेक्स्ट, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। तंजानिया की डोडोमा है। स्विट्जरलैंड की वर्न है। पैलेस्टाइन की क्या है? रामलल्ला है। और कोसोवो की प्रिस्टाना है। ये टर्किश साइप्रस की निकोसिया है। ताइवान की ताइपे है। वेनेजुएला की राजधानी कारकास है। न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है। कोलंबिया की बगोटा है। साइप्रस की निकोसिया है। बिडहाक की नामीबिया है। नामीबिया की राजधानी क्या है? बिडहाक है। घाना की अकरा है। केनिया की नैरोबी है। जामीबिया की लुसाका है। नाइजीरिया की अबूजा है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। जर्मनी की बर्लिन है। फ्रांस की पेरिस है। नॉर्वे की ओस्लो है। और हंगरी की कौन सी है? बुडापेस्ट है। जेरे की किसासा है। न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है। नेक्स्ट है, विश्व के कुछ नगर देख लेते हैं। संसार का अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय महानगरीय मार्गों के द्वार पर है। दोनों बातें ठीक हैं। अब देखिए, एक तरफ झील है, दूसरी तरफ नगर है। ईरी झील कहाँ पर है? डेट्रॉइट के पास है। मिशिगन गेरी के पास है। ओंटारियो हैमिल्टन के पास है। सुपीरियर डुलुथ के पास है। कैलिफोर्निया यूएसए के कैंपबेल, पालो आल्टो, सांता क्लारा में से सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। कौन सा? सांता रोसा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है कहाँ पे? केप टाउन में स्थित है। उत्तर से दक्षिण जाते समय पाकिस्तानी नगरों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे हैं हम, तो पहले पेशावर आएगा, उसके बाद में इस्लामाबाद आएगा, फिर गुजरावाला आएगा, और बाद में आएगा मुल्तान। नेक्स्ट चलते हैं, कंधार स्थित है कहाँ पे? दक्षिणी अफगानिस्तान का भाग है कंधार। यूरोप में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है, मतलब नगरों का, तो पूर्व पश्चिम में आएगा लिस्बन, फिर लंदन, फिर ये फ्रैंकफर्ट, फिर बैरूत आएगा। दक्षिण एशिया में सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसे राजधानी नगर कौन सा है? लवासा है। स्थान और देश, ओरीविले कहाँ पर है? भारत में है। बेकानूर कजाकिस्तान, बाडुंग इंडोनेशिया, और बट्टिकलाव ये श्रीलंका में है। नेक्स्ट है, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। सिसिली इटली का एक स्वायत्त प्रदेश है। न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पूर्वी भाग में है। ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। निकोसिया साइप्रस में है। वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है आइसलैंड है। सन सिटी अवस्थित है कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ बड़ा नगर है। कनाडा का बड़ा नगर कौन सा? टोरंटो है। ग्रीस का एथेंस है। नाइजीरिया का लागोस है। सीरिया का इमस्कस है। एक तरफ नगर शहर है, दूसरी तरफ देश है। दावोस शहर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड का है। बार्सिलोना स्पेन का है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का है। कैंडी श्रीलंका का है। कांटो मैदान इंपॉर्टेंट है, जिस देश में वह कहाँ पे? जापान में है। मैक्सिको देश स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कांगो स्थित है अफ्रीका में। माल्टा स्थित है भूमध्य सागर में, यानी कि ये मेडिटेरियन सी में स्थित है माल्टा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ भौगोलिक उपनाम दिए हुए हैं। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर। पक्षियों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसको? दक्षिणी अमेरिका को जाना जाता है। न्याग्रा प्रपात कहाँ पर है? न्याग्रा प्रपात है न्यूयॉर्क राज्य में। हजारों झीलों की भूमि किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। एफिल टावर कहाँ पर है? पेरिस में है।
विश्व की छत किसको कहते हैं? पामीर पठार को कहते हैं। अंध महाद्वीप अफ्रीका। मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी की मोती किसको कहते हैं? बहरीन को कहते हैं। धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है किसको? शिकागो को। पूर्व समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है श्रीलंका को। दक्षिण अमेरिका का महानगर जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है, ये ब्यूनस आयर्स को कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं उत्तरी ये अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, केंटुकी को कहा जाता है। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का प्रवेश द्वार कहलाता है, इस्तांबुल को कहते हैं। वह देश जिसको श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है, थाईलैंड को कहते हैं। सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध है क्या? जापान। झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहते हैं। शहरों का शहर वेनिस को कहते हैं। स्वर्ण द्वार का नगर किसको कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान को कहा जाता है। पल ऑफ साइबेरिया इसको बैकाल झील को कहते हैं। प्रातकालीन शांति स्थल कोरिया को कहा जाता है। जब जलमंडल में देख लेते हैं सबसे गहरा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर जो सबसे गहरा है। इसमें पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है कितना है? लगभग 2/3 है। नेक्स्ट है समुद्री तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव है। डेटम रेखा है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, इसको डेटम रेखा कहते हैं। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है प्रशांत महासागर। उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करने वाला कटक क्या है? मध्य महासागरीय कटक है ये। 90 ईस्ट रीज है कहाँ पे? ये हिंद महासागर में। भूमि पर गुरुत्वाकर्षण जल रहता है 1/3 एटमॉस्फेयर से कम मतलब तनाव पर। नेक्स्ट देखते हैं सत्य कथन बताना है। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध जल एलबण जल मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा का लगभग 1% से भी कम है। हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पे? महाद्वीप एवं पर्वतीय हिमनदों में पाई जाती है। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश एलबड़ जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष एलबड़ जल का सबसे अधिक भाग कौन से में? भूमिगत जल के रूप में। तो उसका कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा तो हिमनदों में हो गया, दूसरा कहाँ पे? भूमिगत जल में है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग क्या है? गहरे महासागरीय मैदान। नेक्स्ट चलते हैं विश्व के प्रमुख समुद्र देख लेते हैं। टर्की कहाँ पर स्थित है? काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य टर्की स्थित है। सागरों को पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना है। सबसे पश्चिम में कौन सा हो गया? भूमध्य सागर हो गया। उसके बाद पूर्व में काला सागर, फिर और पूर्व में कैस्पियन सागर, उसके सबसे पूर्व में कौन सा? अरल सागर है। आंतरिक सागर का उदाहरण क्या है? कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर के रूप में जाना जाता है। जिस महासागर में सार गैसों संबंधित है वह उत्तरी अटलांटिक है। तो आपने देखा होगा अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक में ये भाग है। 3-4 यहाँ पर महासागर धारा जो है निकलती है, तो ये बीच में एक चक्र बन जाता है जिसको हम सारगासो कहते हैं। यहाँ पर घास वगैरह मिलती है, तो इसको उत्तरी अटलांटिक में देख सकते हैं। सारगासो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इटली, सिसिली, सर्डेनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? टेरेनियन सागर है। अरल सागर के किनारे स्पर्श करते हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अरल सागर मतलब कहाँ पर है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। वह अफ्रीकी देश जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। 4 देश है क्योंकि ये भू अवरुद्ध देश है ये। अब देख लेते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? देखिए पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब, हवा, महासागरीय जल का घनत्व, ये सब जो है महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। महासागरीय धाराओं के संबंध में कथन देख लेते हैं। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। महासागरीय धाराएं महासागर स्वरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए एक उत्तरदायी कारक क्या है? हिंद महासागर का मानसूनी प्रवाह का पाया जाना। अगुला धारा चलती है हिंद महासागर में, गर्म जलधारा है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? ये नॉर्वे सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है कौन सी? बेंगुला धारा। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं का एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है कौन सी? कनारी धारा, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक में पाई जाती है। ब्राज़ील धारा कहाँ पर है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। हम्बोल्ट कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी ये प्रशांत महासागर में। गल्फ स्ट्रीम है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगुलत धारा है हिंद महासागर में। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है जो अटलांटिक महासागर में चलती है। दिए गए मैं इसमें मानचित्रों में देखिए धाराओं का पहचानना है, तो ये धारा जो है कौन सी है? बेंगोला है और एक गिनी धारा है ऊपर वाली ये।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें सूची बनकर सूची 2 से मिलान करना। पश्चिमी वायु प्रवाह क्या होती है? पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है थे। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म धारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में होती है। पेरू धारा जो है प्रशांत महासागर की धारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा हिंद महासागर की धारा है। विषुवतीय पृथ्वी धाराओं के पूर्व विमुख प्रवाह की व्याख्या होती है पृथ्वी का अपने अक्ष का पर घूर्णन से। अब देख लेते हैं लवणता के बारे में। महासागरीय जल में लवणता की प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होता है? भूमि से ही आती है लवणता। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान होता है सोडियम क्लोराइड, सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है इसमें। उच्चतम लवणता पाई जाती है, सैलिनिटी हाई कहाँ पर होती है? बान झील तुर्की में। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है कि सैलिनिटी भी बढ़ती है, लवणता बढ़ती है, किंतु गहराई कम होती है। ग्रेट सॉल्ट झील स्थित है यूएसए में, यानी कि अमेरिका में स्थित है ये। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना? 36 पीपीटी है। नेक्स्ट चलते हैं ज्वार भाटा के बारे में देख लेते हैं हम। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार यानी कि इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट चलते हैं लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर और निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है, ये बात ठीक है। दूसरा क्या है? लघु ज्वार भाटा वृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नवचंद्र के समय होता है, ये बात गलत है। वृहद ज्वार कब आता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब जो है वृहद ज्वार आता है ये। महासागर में ऊंची जल तरंगें होती हैं चंद्रमा के कारण। अब महासागर गर्त के बारे में देख लेते हैं। महासागरीय गर्त और दूसरी तरफ स्थान। एल्यूसियन गर्त के बारे में आपने देखा होगा कि उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। कर्मडेक कहाँ पर है? ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है। सुंडा की बात करें तो हिंद महासागर में है। एस सैंडविच की बात करें तो दक्षिणी अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में एस सैंडविच है। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? चैलेंजर गर्त या मैरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है इसको। डायमेंटिना गर्त कहाँ पर है? डायोमेंटिना गर्त है हिंद महासागर में। नेक्स्ट चलते हैं विश्व की नदियाँ देख लेते हैं। अफवाह क्षेत्र यानी कि ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है जायरे नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। वह देश जो नील द्वारा अववाहित होते हैं रवांडा, बुरुंडी, कांगो, केनिया, इथोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान और मिस्र। नीली नील यानी कि ब्लू नाइल नदी निकलती है कहाँ से? ताना झील से निकलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्र नील नदी का उपहार है क्योंकि वह सहारा मरुस्थल का एक नकली स्थान है, तो दोनों बातें ठीक हैं। अब मानचित्र में ये स्थिति दर्शाई गई कौन सी नदी है? ये नदी है साल्विन नदी। एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रभावित होती है, दक्षिण को जा रही है, चाइना की तरफ से दक्षिण को जा रही है, साल्विन नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी सबसे लंबी। नेक्स्ट सर और आमू नदियाँ गिरती हैं कहाँ पे? अरब सागर में आकर गिरती हैं। काला सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है? नीपर और डेन्यूब काला सागर में गिरती हैं। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। एक तरफ नदियाँ, दूसरी तरफ प्रभावित क्षेत्र। लीना रसिया की नदी है, आर्कटिक सागर में गिरती है। अमूर रसिया और चाइना, तो ये जो है प्रशांत महासागर में गिरती है। टिग्रिस फारस की खाड़ी में गिरती है। माही अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है वह नदी जो भ्रंश घाटी से बहती है, राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो इसका नाम है। वह नदी जो आर्य अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है, श्रीलंका में मिलती हैं। महाबेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ देश है। नीपर नदी यूक्रेन में है। पो नदी इटली, राइन जर्मनी, रोन जो है स्विट्जरलैंड में है। और हिमानी झील इटास का स्रोत है किसका? मिसिसिपी नदी का। अब देखते हैं नदियों के किनारे कौन से नगर स्थित हैं। खार्तूम नगर जो है ये नील नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क किसके किनारे है? हडसन नदी के। बर्लिन है स्प्री नदी के। पेरिस सीन नदी के। वाशिंगटन डीसी पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। मैड्रिड है मेजनरेस नदी के किनारे। लाहौर कहाँ पे? रावी नदी के किनारे। रोम टाइबर के किनारे। लंदन टेम्स के किनारे। वियना डेन्यूब के किनारे। काहिरा नील नदी के किनारे है। बाकी देखते हैं पर्थ किसके किनारे? स्वान नदी के किनारे है। बुडापेस्ट डेन्यूब के किनारे। हैम्बर्ग एलप के किनारे है। बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे है। कीव नीपर नदी के किनारे है। वह नगर जिससे होकर हुआम्पू नदी बहती है संघाई है। नगर है, दूसरी तरफ नदी है। बैंकॉक के किनारे ये है मैनाप के किनारे। नामपैना मैकांग के किनारे है। हनोई लाल नदी के किनारे। ये यांगून इरावदी के किनारे। पोटामैक यूएसए में है। नील नदी सूडान। टिग्रिस इराक। टेम्स इंग्लैंड। नेक्स्ट चलते हैं बेलग्रेड जो है डेन्यूब के किनारे है। रोम टाइबर के किनारे है। बारसा बिस्चुला के किनारे।
वाशिंगटन पोटोमैक के किनारे, एंटवर्प जो है सेलबत के किनारे है, रोटरडेम राइन के किनारे, हैम्बर्ग इल्वे के किनारे है। नेक्स्ट चलते हैं, नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप देख लेते हैं। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ नदी होती है, गहरे समुद्र होते हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। ग्राउंड कैनियन है, कहाँ पर एक खड्ड है ये। चीसा पानी गर्ज स्थित है नेपाल में। द्वीप देख लेते हैं कुछ। वह द्वीप समूह जिसको सीप द्वीप कहा जाता है, फरो द्वीप है ये। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद कौन सा द्वीप है? न्यू गिनी है। कथन सही है। नूक डेनमार्क की राजधानी की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर है बस। पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों से विभाजित है, बोर्नियो है। कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर में है ये। नेक्स्ट है चागोस मालदीव मॉरिशस सैंक्लोज द्वीपों में से दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। मॉरिशस जो दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है न्यू गिनी, बिस्मार्क, आर्कियोपागो, सांता क्रूज, वनुआतु, सोलोमन, फिजी और न्यू कैलेडोनिया। डियागो गार्सिया स्थित है कहाँ पे? हिंद महासागर में स्थित है ये। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है, पता होना चाहिए आपको। फिजी द्वीप कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। जापान का जो सबसे विशालतम द्वीप है वो कौन सा है? होन्शु द्वीप है। मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण हुआ था 1999 में। बलियारिक द्वीप समूह स्थित है भूमध्य सागर में। वह नदी जिस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी है। द्वीपीय महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ग्रेनाडा द्वीप अवस्थित है कैरिबियन सागर में। नेक्स्ट, झीलें और जलप्रपात देख लेते हैं। विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील कौन सी है? टांगानिका झील है। दूसरी तो सबसे गहरी है और सबसे लंबी है। बियर, सुपीरियर, ह्यूरन और मिशिगन झीलों में से एक ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। बियर झील जो ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। सबसे पूर्व में कौन सी है? सबसे पूर्व में ओंटारियो, फिर एरी, फिर ह्यूरन, फिर मिशिगन, फिर सुपीरियर है। पश्चिम में सुपीरियर है। वह झील जो पूर्णतः यूएसए में, देखिए यूएसए में मिशिगन झील। झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम लगाना है। सबसे बड़ी सुपीरियर है, फिर विक्टोरिया, फिर बेकाल, फिर ग्रेट बियर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील सबसे प्राचीनतम और सबसे गहरी भी है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा फिंगर झील स्थित है कहाँ पे? अमेरिका में स्थित है ये। झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहते हैं। 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट है, एक तरफ झील है दूसरी तरफ देश है। बॉयलिंग झील कहाँ पर है? डोमिनिका में है ये। 5 फ्लावर झील कहाँ पे है? ये चाइना में है। रेड लेगून बोल्विया में है। ग्रेट स्लेप झील कनाडा में है। वह नगर जो सुपरेज झील पर स्थित है, डुलूथ नगर है ये। नेक्स्ट चलते हैं, झीलें और देश। टिटिकाका झील कहाँ पर है? ये बुल्गारिया और पेरू के मध्य में स्थित है। उर्मिया झील की बात करें, ईरान में है ये। रेनडियर झील कनाडा में है। अथाबास्का झील कनाडा की है भी। नेक्स्ट है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वाटरफॉल, यह है साल्टो एंजिल। एंजिल जलप्रपात है वेनेजुएला में। विक्टोरिया जलप्रपात जिस नदी से संबंधित है? जाम्बेजी नदी से संबंधित है। क्रोएशिया की ये प्लिटविक्स झील विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई है। सूची बनकर सूची से मिलान करना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी? सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे ऊंची नोगामी झील कौन सी? टिटिकाका झील है। दूसरी सबसे गहरी झील है टांगानिका झील। जलडोम मध्य देख लेते हैं। मलक्का जल संयोजक में आने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चाइना महासागर तक। भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौसंचालन समय, नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं। सियाम खाड़ी अंडमान सागर के बीच भूसंधि जलडमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर। नेक्स्ट, वह जल संयोजी जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, जिब्राल्टर के नाम से जानी जाती है। हरमुज जल संधि कहाँ पर है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच हरमुज जल संधि है। एशिया और उत्तरी अमेरिका जो जलडमरू मध्य अलग करता है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेरिंग जलडमरू मध्य है। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले जलडमरू मध्य का क्या नाम है? बेरिंग नाम है। नेक्स्ट चलते हैं, सूची बनकर सूची 2 से मिलान करना है। जिब्राल्टर का देख लेता आपने, अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। ये अफ्रीका का मैप है और ये यूरोप है और ये भूमध्य सागर है। तो ये जो है ये जिब्राल्टर है। मलाक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में है।
हरमुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। 10 डिग्री चैनल जो पृथक करता है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। वह जलडमरूमध्य जिससे निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, डोवर जलडमरूमध्य के नाम से जानी जाती है। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। पाक खाड़ी कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है किससे? ओमान से। एक तरफ खाड़ी दूसरी तरफ स्थिति है। बोथेनिया की खाड़ी कहाँ पर है? ये स्वीडन और फिनलैंड के पास है। बेफिन की खाड़ी है कनाडा और ग्रीनलैंड के पास। कारपेंट्रिया की खाड़ी है ऑस्ट्रेलिया में। और ये टॉनिकन की खाड़ी है वियतनाम और चाइना। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जलसंधि को कहते हैं बाबल मंदेब के नाम से जाना जाता है। अब नहरें देख लेते हैं। सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन का नाम है पोर्ट सईद और सुएज। नेक्स्ट है, सुएज नहर बनने से भारत के पश्चिमी देशों से दूरी जो कम हो गई है, क्योंकि सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दोनों बातें ठीक हैं ये। नेक्स्ट है, संसार की सबसे बड़ी पोतबाग नहर कौन सी है? सुएज नहर है। मुंबई से सुएज बंदरगाह जाने के लिए नहीं गुजरना होता सुएज नहर से होकर। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है। तो देखा होगा आपने, इधर दक्षिण अमेरिका है, इधर उत्तरी अमेरिका है, तो इसके बीच में जो पनामा नहर है। सू नहर जोड़ती है सुपेरियर और ह्यूरन को। वह देश जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी का निर्माण के लिए योजना बना रहा है, निकारागुआ है ये। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। अब विश्व के प्रमुख बांध देख लेते हैं। पराना नदी पर निर्मित इतैपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह संयुक्त परियोजना है ब्राजील और पराग्वे की। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया जा रहा है गुआंगडोंग प्रांत के ये झुआई में। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ बांध है। कोलोरेडो नदी पर है हूवर बांध, ये बार बार पूछे जाते हैं। दामोदर पर पंचेत हिल, नील पर आसवान है और जाम्बेजी करीबा। आसवान उच्च बांध स्थित है कहाँ पर? मिस्र में, नील नदी पर। तो यहाँ से याद रखना, आसमान जो नीला होता है तो नील नदी पर है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 2010 में एक बांध का निर्माण करना प्रारंभ किया था। वह स्थान कहाँ पे? ये जांग मऊ में है। ये एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ नदियाँ हैं। ग्रैंड कुली बांध कौन से पे? कोलंबिया नदी पर है। नूरेक बक्स नदी पर। काहिरा बसा जो जाम्बेजी नदी पर है। प्रमाल भित्ति देख लेते हैं। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी पाई जाती है कहाँ पे? कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया के इधर पूर्वी भाग में मिलती है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। ये प्रशांत महासागर के एरिया है। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है क्वींसलैंड तट के समीप। यहाँ पे क्वींसलैंड है, इसके समीप ही है ये। अब वायुमंडल से रिलेटेड देख लेते हैं। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत किसकी है? नाइट्रोजन गैस की है। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों में सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखा होगा आपने, कई मंडलों में विभाजित है। सबसे नीचे जो क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल है। नेक्स्ट है, अधिकांश मौसमी गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं। वो समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि इस परत में बादल और अन्य गैसें मौजूद नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, ओजोन परत कहाँ पर होती है? समताप मंडल में होती है। सूरज से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से जीवन सुरक्षा प्रदान करती है ओजोन परत। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? भूतल पर पराबैंगनी विकिरण परत को रोकना होता है। ओजोन परत अवस्थित है कहाँ पर? पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर के ऊपरी वायुमंडल में। देखिए, होती तो है 15 से 35 के बीच में, बट मेनली 15 से 20 के बीच में होती है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है आयन मंडल या आयनोस्फीयर। उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की जिम्मेदार परत है आयन मंडल। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परिवर्तित किया जाता है आयन मंडल द्वारा। नेक्स्ट, संचार उपग्रह वायुमंडल में अवस्थित किए जाते हैं वायुमंडल में। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत होती है। आयन मंडल में पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंगें होती हैं। अब सूर्यताप के बारे में देख लेते हैं। वायुमंडल अधिकांशतः ऊष्मा परोक्ष रूप से पृथ्वी तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। पहला स्टेटमेंट ठीक है। पृथ्वी के धरातल पर सौर जो है लघु तरंगों पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। ये बात दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट है, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता का अभाव होता है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। सबसे अधिक सूर्यताप को परिवर्तित करता है क्या? नमपात हिम से आच्छादित भूमि, यानी कि जो बर्फ वगैरह है सबसे ज़्यादा परिवर्तन करता है ताप को।
सही कथन बताना है इसमें। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर जो अधिक होता है। वार्षिक परिसर मतलब ज़्यादा कभी कम। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है क्योंकि विकिरण के कारण। चक्रवात के बारे में देख लेते हैं। पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है क्योंकि हवा चक्रवात के केंद्रों में आरोहित होती है। हवा जो चक्रवात के केंद्र में उतरती है। नेक्स्ट है टार्नेडो। आपने नाम सुना होगा। ये बहुत ही क्या है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो उठते हैं कहाँ पे, कैरिबियन सी में उठते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में टार्नेडो एली कहा जाता है मिसिसिपी मैदान में। सामान्यतः रूप से टार्नेडो संबंधित है यूएसए से। टार्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है फुजेंटा स्केल। टाइफून नामक चक्रवात से अधिक प्रभावित होता है चाइना सागर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली से होता है मतलब चक्रवात, चाइना में टाइफून, भारत में चक्रवात, अमेरिका में हरिकेन कहते हैं। बिलीबिलीज क्या है, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट है बागियो चक्रवात संबंधित फिलीपींस से। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है सॉफिर सिम्पसन मापक का। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट क्या होती है, तूफान का संकेत होती है। नरगिस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र कौन सा, म्यांमार है। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका कारण क्या है, समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कारण देखिए, आर्द्रता दे रखी है। वायुमंडल में नमी का मात्रा अक्षांश से संबंधित होती है। कारण क्या है, नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है। तो दोनों बातें ठीक है और कारण भी ठीक है। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा यानी कि ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है क्योंकि उमस वाला मौसम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं वायुदाब के बारे में। दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिकाएं होती हैं। पहली बात ठीक है। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं, ये बात गलत है। सत्य कथन बताना है। सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों पर विद्यमान 2 कटिबंधों में प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है, ये बात ठीक है। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। बादल के बारे में देख लेते हैं। वह बादल जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है, वर्षा स्तरीय बादल कहते हैं। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बादल कौन सा होता है, पक्षाभ स्तरीय होता है। मेघ गर्जन के कारण होता है संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता तथा ऊर्ध्वाधर हवा। नेक्स्ट में हवाएं देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है, ये बात ठीक है क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव की वजह से होता है। नेक्स्ट है हवा के पैटर्न्स दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त एवं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत वामावर्त होते हैं। ये उल्टा लिख दिया इसने, ये उत्तरी गोलार्ध में होते हैं वामावर्त। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न कोरियोलिस प्रभाव से निश्चित होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त और स्थायी होती है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड जो कम है। नेक्स्ट चलते हैं। गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60, ये क्या है सब, ये नाम सुने होंगे आपने। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन है ये। तूफानी 40 के बारे में क्या सही है, ये बड़ी शक्ति और स्थिरता बहती है और इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर होती है। मेघाच्छादन आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। लंबी 40 पवनें प्रभावित होती है कहाँ पर, हिंद महासागर में। वह सशक्त समुद्री हवाएं जो 40 से 60 डिग्री मतलब दक्षिण अक्षांश के मध्य प्रभावित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रोंगिस फोर्टिस कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों में चिनूक हवाओं का कारण क्या होता है, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन होता है। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें। पवनों की मौसमी उत्क्रमण ये प्रारूपी अभिलक्षण है किसका, मानसूनी जलवायु में क्या होता है कि मौसमी मतलब मौसम के हिसाब से बदलती रहती हैं पवनें। स्थानीय पवनें देख लेते हैं। फोहन पवन एक स्थानीय पवन कहाँ पर, अल्पस पर्वत में चलती है। सिमोम की बात करें तो कुर्दिस्तान में चलती है। सेंटा आना कैलिफोर्निया में चलती है। जोंडा अर्जेंटीना में चलती है। फोन एक स्थानीय पवन है कहाँ की, स्विट्जरलैंड की। अगर फोन पर्वत के नाम से पूछे तो अल्पस पर्वत के पास चलती है स्विट्जरलैंड। बोरा इटली की है। मिस्ट्रल राइन घाटी में चलती है। खमसिन मिस्र की है। चिनूक की बात करें तो अमेरिका में चलती है। सिराको सिसिली में चलती है। विलजॉर्ड साइबेरिया में और नॉर्वेस्टर जो भारत में चलती है। रुधिर वर्षा होती है इटली में। अब कुछ वनों के बारे में देख लेते हैं। विश्व वन क्षेत्र में
एक फैलाव की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है वह कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुवृक्षी वन। वह देश जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन पाए जाते हैं रखने का संवैधानिक प्रावधान है भूटान में। सदाबहार बरस ये वर्षा वन पाए जाते हैं ब्राज़ील में, और बाकी जहाँ भी भूमध्य रेखा जाएगी तो वहाँ पे मिलेंगे विषुवतीय रेखा पे। भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाले वन कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय वन या सदाबहार वन होते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ? विषुवतीय रेखा के पास। विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। टैगा वन विशिष्टता है समशीतोष्ण क्षेत्र की। विश्व के सबसे बड़े और घने वन हैं कहाँ पे? अमेजन बेसिन में। सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित देश कौन सा? जापान है। कोणधारी वन पाए जाते हैं 56 से 60 उत्तरी अक्षांशों में। शंकुधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। अफ्रीका का वह देश जिसमें सघन उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं आइवरी कोस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्षा वन की मृदा जो होती है पोषक तत्वों का अभाव होता है वहाँ पे। इमारती लकड़ी और देश देख लेते हैं। देवदार कनाडा में मिलती है, डबल सफर मैक्सिको में, महोगनी होंडुरस में, सागौन म्यांमार में मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मानसूनी वन की बात करें तो सागौन और साखू मानसूनी वन है। विषुवतीय वन कौन से? महोगनी और रोजवुड है। भूमध्य सागरीय वन आलू बुखारा यानी पलम और जैतून। कोणधारी वन चीड़ और फर होते हैं। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है अमेरिका है। वह देश जो विश्व में ईंधन काष्ठ का उपयोग सबसे बड़ा उत्पादक है भारत है। डेलवर्जिया जाति से संबंधित पौधा है शीशम का। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व की जलवायु देख लेते हैं। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता का कारण क्या होता है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण या पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण होता है। महाद्वीपों के अंत स्थव का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण क्या है? भूमि और जल के बीच तापीय अंतर होता है। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है वह कौन सा? अक्षांश होता है। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है शुष्क प्रदेश। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 8 अक्षांश तक के क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। कारण क्या? उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर में संवहनीय वर्षा होती है। ये कारण भी ठीक है। सभी प्रकार की जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं एशियाई महाद्वीप में। वह भौगोलिक क्षेत्र जिसकी स्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए यहाँ पर कोष्ण और शुष्क जलवायु होगी, सुहावना अर्ध शीतकाल होगा, सदाबहार ओक वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की विशेषता क्या है? निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु। विषुवतीय रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। कारण क्या है? विषुवतीय रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। तो ये बात तो दोनों ठीक है बट इसकी व्याख्या नहीं करता है। अमेरिका का वह नगर जिसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है न्यूयॉर्क है। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। यह सबसे अच्छा वर्णन किसका है? मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र का वर्णन है। वह देश जिसमें सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है नॉर्वे है। आर्द्र शीत ऋतु शुष्क ग्रीष्म ऋतु विशेषता है किसकी? इटली की। एक तरफ प्रदेश है दूसरी तरफ जलवायु प्रकार है। तो देख लेते हैं, कैलिफोर्निया अमेरिका में कौन सी है? ये यहाँ पे है भूमध्य सागरीय जलवायु। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि है। बांग्लादेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। साइबेरिया की बात करें तो शीतोष्ण है। कांगो की बात करें तो विषुवतीय है। सूडान की बात करें तो सवाना है यहाँ पे। नेक्स्ट है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है, बात ठीक है। जाड़े में यहाँ पछुआ हवाएं चलती हैं, दोनों कारण ये कारण भी ठीक है। नेक्स्ट है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है शीत ऋतु में यानी जाड़े के समय में होती है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिमी हवाएं वर्ष भर उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती हैं। तो दोनों बातें ठीक है बस कारण ठीक नहीं है इसका। ये दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित जलवायु क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु मानसूनी जलवायु दाब के मतलब पेटियों के हिसाब से खिसकती रहती है। जायरे से नीदरलैंड जाते समय जलवायु प्रदेशों का सही क्रम कौन सा? जायरे से जब नीदरलैंड जाएंगे आप तो पहले भूमध्य रेखीय जलवायु पड़ेगी, फिर मरुस्थलीय जलवायु पड़ेगी, फिर भूमध्य सागरीय, फिर पश्चिमी यूरोपीय। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? मासिनराम है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बर्खोयास्क है। सही सुमेलित करना है इसमें। अत्यधिक गर्म जो है सारा मरुस्थल है। अत्यधिक ठंडा कौन सा? अंटार्कटिका है। अत्यधिक वर्षा मासिनराम है। अत्यधिक सूखा चिली में पड़ता है। अल्नीनो बनता है कहाँ? प्रशांत महासागर में है। कि स्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं बहुत कम ताप पर।
मृदा के बारे में देख लेते हैं। कैसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में। नेक्स्ट चलते हैं मृदा संरक्षण वह प्रक्रिया में जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरारोसा का प्रारूप विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। मृदा विक्षालन की बड़ी समस्या है उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं क्षारीय मिट्टी में। मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है जंतुओं द्वारा, यूरिया का उत्सर्जन एवं वनस्पति की मृत्यु द्वारा। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग होता है पहाड़ी ढलानों पर। एक तरफ मिट्टी है, दूसरी तरफ जलवायु प्रदेश। पाड़जोल मिट्टी आपने देखा होगा शीत समशीतोष्ण क्षेत्र में होती है। चरणोजम की बात करें तो समशीतोष्ण ये शीत स्टेपी में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पार्टजोल्स की, तो आर्द्र शीत समशीतोष्ण में होती है। लेटराइट की बात करें उष्ण और आर्द्र में होती है। कथन और कारण देख लेते हैं। केंचुआ खेती के लिए अच्छे नहीं है, ये बात तो गलत है, अच्छे माने जाते हैं। केंचुआ मिट्टी की महीन कणों में परिवर्तित कर इसको नरम बना देते हैं, ये बात ठीक है। अब देखिए जाति और जनजातियों के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं कहाँ पे? शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऋतु प्रवास शब्द उपयोग होता है जब मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर, पर्वत से घाटी की ओर होता है। चलिए नेक्स्ट है नवीनतम मानव समझा जाता है किसको? क्रो-मैग्नन मानव को नवीनतम मानव समझा जाता है। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव माना जाता है 15 करोड़ वर्ष पूर्व। वह महाद्वीप जो मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है इंपोर्टेंट है, अफ्रीका को माना जाता है। नेक्स्ट है वह प्रजाति जिसके सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो काकेसियाई है। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कौन सा है? भारत है। नेक्स्ट है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी पाई जाती है कहाँ पे? कांगो घाटी में पाई जाती है। पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय रेखीय वनों में पाए जाते हैं। पिग्मी कजाक मसाई बेलेप्स में से घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। पिग्मी जनजाति जो घुमक्कड़ नहीं है। नेक्स्ट है एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ देश है। एस्किमो जनजाति कहाँ पर मिलती है? कनाडा और ग्रीनलैंड में मिलती है। मसाई की बात करें तो केनिया में मिलती है। बुद्धू की बात करें सऊदी अरब की जनजाति है। बुशमैन जनजाति है बोत्सवाना यानी कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है बुशमैन जनजाति। खिर्गिज की बात करें तो मध्य एशिया में मिलती है। एनो की बात करें तो जापान में मिलती है जनजाति। नेक्स्ट देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन और क्रियाकलाप। कयाक जो है शिकार हेतु सक्रिय नाव को कहते हैं। इनपुट क्या है? बर्फ का मकान होता है। यूनियोग परिवहन हेतु नाव इस्तेमाल करते हैं। स्लेज क्या है? कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी है। सेमांग लोग जहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं वह कहाँ है? मलेशिया में। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ देश है। बर्बर मोरक्को में रहते हैं। इन्यूट कनाडा में रहते हैं। सेमांग मलेशिया में रहते हैं। बेदा श्रीलंका में रहते हैं। जूलू जनजाति का निवास स्थान है दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट है मध्य एशिया में कौन सी जनजाति रहती है? अल्पाइन रहती है। स्कैंडिनेविया में नॉर्डिक रहते हैं। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ देश या क्षेत्र हैं। मसाई पूर्वी अफ्रीका में रहती है। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में। माओरी न्यूजीलैंड में। मायास ये ग्वाटेमाला में रहते हैं। वह देश जो भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं आर्मेनिया है। इन्यूट लोग निवास करते हैं कनाडा, रसिया, अलास्का में। नेक्स्ट है जनजातियां एवं उनके अधिवास के क्षेत्र हैं। देखिए जनजातियां हैं इधर और उनके अधिवास क्षेत्र हैं। फुलानी जनजाति रहती है पश्चिमी अफ्रीका में। बंतू पूर्वी मध्य और दक्षिण अमेरिका में। मसाई पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं। नुबा सूडान में रहते हैं। वह प्रदेश जो लेप्स जनजातियों के लिए प्रसिद्ध है, स्कैंडिनेवियाई लेप्स जनजातियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन है? मंगोलियाइड प्रजाति से हैं। अब भाषाएं देख लेते हैं। एस्पेरांटो है क्या है? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। ये विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन या चीनी है। वह देश जिसकी राजभाषा स्पेनिश नहीं है, कांगो गणराज्य है। सिंगापुर की प्रमुख भाषाओं में शामिल है मलई, तमिल, अंग्रेजी, मंदारिन और चाइनीज़। चलिए आप डिस्कस करते हैं आर्थिक भूगोल। कृषि एवं पशुपालन से देख लेते हैं। विश्व का वह देश जो गेहूं और चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, चाइना है। दूसरे नंबर पर भारत का नाम आता है। चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर? भारत में है। अगर क्षेत्र की बात आए तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र है। वह देश जिसमें धान की उत्पादकता सबसे ज़्यादा है तो जापान में है। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय चाइना में। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है फिलीपींस में। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राजील। गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक कौन सा है? भारत है। चुकंदर के दो बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? फ्रांस और रसिया। वह देश जिसमें चुकंदर से चीनी तैयार की जाती है, यूक्रेन में की जाती है। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है चाइना में। कपास का प्रति हेक्टेयर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। नेक्स्ट है विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है इंडोनेशिया। विश्व में फल उत्पादक के रूप में भारत का स्थान कौन सा? दूसरा है। तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर चाइना है।
सही कथन बताना है। चीन विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्पादन देश करता है। भारत विश्व में ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन जो थाईलैंड में होता है। प्राकृतिक रबड़ के दो बड़े उत्पादक हैं, थाईलैंड और इंडोनेशिया। श्रीलंका में कॉफ़ी की प्रमुख कृषि बंद कर दी गई है, कारण क्या? पर्ण कीट रोग के कारण। विश्व में कहवा के दो अग्रणी उत्पादक हैं, ब्राज़ील और वियतनाम। विश्व में कुल कहवा उत्पादन की प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष कौन है? ब्राज़ील है। नेक्स्ट, विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? चाय केन्या है। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ उत्पादक क्षेत्र हैं। कहवा की बात करें तो साओ पालो पठार कहवा के लिए प्रसिद्ध है। जूट की बात करें गंगा डेल्टा है। चावल की बात करें यांगटीसी मैदान फेमस है इसके लिए। गेहूँ की बात करें प्रेरी मैदान। एक तरफ फसल, दूसरी तरफ उत्पादक क्षेत्र। चावल की बात करें सीकियांग बेसिन चाइना। गेहूँ की बात करें हुआंगो बेसिन चाइना। चाय की बात करें कैंडी बेसिन श्रीलंका। वहीं पर अगर कोको की बात करें तो घाना। कहवा की बात करें आइवरी कोस्ट। चाय के लिए केन्या फेमस है। गन्ने के लिए दक्षिण अफ्रीका। और यूएसए में कोना कॉफ़ी का उत्पादन होता है हवाई में। वह कृषि क्षेत्र, इसमें छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, व्यापारिक बागवानी कहते हैं इसको। एक तरफ फसलें, दूसरी तरफ क्षेत्र हैं। रबड़ की फसल मलेशिया, कहवा की कोलंबिया, जैतून की इटली, गन्ने की मॉरिशस अग्रणी उत्पादक देश। दूसरी तरफ पदार्थ, लोहा आयस्क के लिए चाइना में सबसे ज़्यादा होता है। दूध के लिए भारत, सऊदी अरब पेट्रोलियम, थाईलैंड प्राकृतिक रबड़। हो सकता है इसकी चेंज कर दिया हो गया हो, देख लेना इसको एक बार। सही कथन है, देखना। उष्ण कटिबंधीय बागान समुद्री तटीय तट के किनारे झुंडों में पाई जाती हैं। अमेजन बेसिन में रबड़ की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु कर्मकारों की कमी है यहाँ पे। बागानी फसलें कौन कौन सी हैं? कॉफ़ी हो गई, रबड़, मसाले, नारियल। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण के लिए पेड़ों की कतारों के बीच में स्थान में उगाया जाता है, कहलाती है क्या? एले क्रॉपिंग। एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्य कृषि की। चलबासी कृषि है, चेना, झूमिंग, मिल्पा, ये सब जो चलबासी कृषि हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, छोटे कद का विकास और हल्के हरे एवं पीले रंग की पत्तियों ऐसे लक्षण दर्शाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन हरी पत्तियों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। दोनों बातें ठीक हैं। जैव उर्वरक के उपयोग में प्रयोग किया जाता है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नील हरी शैवाल। एजोला एनेबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है चारोल के लिए। जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है एजोला को। धान की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैविक उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चलते, अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास है। नेक्स्ट है, किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता कभी। चाय के पौधों में उच्च ह्यूमस उर्वरक मृदा की आवश्यकता होती है, ये बात ठीक है। पाटजोल है क्या? कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। मोका कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है वह है यमन में। चाय में पाया जाता है थेनाइन, कैफीन, पॉलीफेनाइल, टेनिन और थियोब्रोमाइन और थियोफाइलिन आदि तत्व पाए जाते हैं। कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में सम्मिलित की जाती है क्या? कृषि अनुसंधान एवं पादप संरक्षण आर्थिक सहायता इसमें ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में सम्मिलित की जाती है। हेरोइन प्राप्त होती है अफीम के पोस्ता से प्राप्त होती है। स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया था अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को, कि यहाँ पे ये अफीम क्षेत्र है। नेक्स्ट, वह देश समूह जहाँ मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयुक्त किया था मध्य अमेरिका है। सैक्रामेंटो सॉन जोवाक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस या नींबू फलों के लिए उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है। ये कैलिफोर्निया राज्य में। यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है, क्योंकि उसका 85 अंगूर शराब बनाने के लिए काम आता है। दोनों बातें ठीक हैं। पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए मैक्सिको में। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, खैर की इस्तेमाल कराया जाता है। अफ्रीका में मूंगफली प्रमुख फसल है, गैम्बिया में। मूंगफली का मूल स्थान क्या है? ब्राज़ील है। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह पैदा होता है चाइना, तिब्बत में। शहतूश साल बनाई जाती है चीड़ के बालों से। नेक्स्ट है एपीकल्चर, एक वैज्ञानिक विधि है जो संबंधित है शहद के उत्पादन से। विटीकल्चर संबंधित है अंगूर के उत्पादन से। सही सुमेलित है, एक तरफ खेती है, दूसरी तरफ खेती का नामकरण है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, सब्जियों की खेती को ओलेरिकल्चर कहते हैं, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर चाइना का, द्वितीय स्थान भारत का है। ऑस्ट्रेलिया में गो पशुपालन जितना दूध के लिए है उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है, ये बात ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत रूप से मांसाहारी हैं, ये दोनों बातें ठीक हैं। विश्व का बृहत्तम पशुधन समाविष्ट है कहाँ पे? चाइना में है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद्य
की छवि को किसने नष्ट किया है? मेड काउ रोक ने। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य मतलब देश कौन सा? भारत है। और राज्य की बात करें तो राजस्थान है इसमें, राजस्थान। दूध के अग्रणी उत्पादक में सही क्रम कौन सा है? भारत, अमेरिका और चाइना। नेक्स्ट है मक्का उत्पादन में विश्व में प्रथम नंबर पर अमेरिका है। चाइना का कटोरा कहा जाता, मतलब सॉरी चीन का कटोरा कहा था क्यूबा को। एक खनिज देख लेते हैं, पहले कोयले का नंबर है। कोयला एक उदाहरण है परतदार चट्टानों का। कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस कहलाते हैं जीवाश्मीय फ्यूल यानी कि ईंधन। सत्य कथन है चाइना संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक देश है। यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन, ये पूछ लिया जाता है कहाँ पर है? कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी में सार्ड क्षेत्र, इसको भी याद रखो, कोयला उत्पादक क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयला मुख्यतः अपलेशियन प्रदेश में होता है। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयले के लिए। नेक्स्ट है देखिए, कोयला क्षेत्र है, दूसरी तरफ देश हैं। डोनेट्स कहाँ पर है? यूक्रेन में चर्चा में रहता है। कुजनेट्स रसिया में है। लंकाशायर यूके में है। सार जर्मनी में है। पत्थर के कोयले के भंडार में संसार में अग्रणी देश कौन सा? अमेरिका है। विश्व के कोयला आधे से अधिक उत्पादन किया था चाइना और अमेरिका के द्वारा। रूर बेसिन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे? जर्मनी का है ये। सर्वाधिक कोयला पाया जाता है अमेरिका में। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चाइना है। रुकबा झील क्षेत्र तंजानिया खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अब लोहा के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी? लोहा है। विश्व में लोहा अयस्क बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा? चाइना है। अभी देखिए अगर इसमें कुछ फेरबदल होगा तो हम आर्थिकी में डिस्कस कर लेंगे उसको। अभी फिलहाल ये जो दिया हुआ है इसको देख लीजिए। विश्व में लोहा अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक देश हैं, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। नेक्स्ट देख लेते हैं लोहा अयस्क क्षेत्र और संबंधित देश। लॉरेन क्षेत्र कहाँ पे? लोहा अयस्क संबंधित देश है फ्रांस का। मिडलैंड यूके का। किरूना स्वीडन का है। कोस्ताने कजाकिस्तान का है। फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र प्रसिद्ध है लोहे इस्पात उद्योग के लिए। अन्य खनिज देख लेते हैं। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? चिली है। विश्व में अभी भी चिली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है, क्योंकि चिली विश्व में विशालतम पोर्फिरियो ताम्र निक्षेपों में से संपन्न है। तो बात तो दोनों ठीक है, बट ये व्याख्या नहीं करता है। अफ्रीका देश जामीबिया में तांबे के विपुल भंडार हैं, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो पाई है, क्योंकि कारण क्या है? समुद्री बंदरगाह नहीं है यहाँ पे कोई भी। जापान लगभग आत्मनिर्भर है किसमें? तांबे में। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व में स्वर्ण उत्पादन में अवरोही क्रम में पहले पे चाइना, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर रसिया, इतना ही काफ़ी है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए जानी जाती है? स्वर्ण उत्पादन के लिए जानी जाती है जगह है। कालगुरली ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन के लिए। वह देश जो भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात करता है स्विट्जरलैंड है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। नेक्स्ट में विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? चाइना है। टीन मिलता है कहाँ पे? प्लेसर निक्षेपों में मिलता है। संसार में टीन का अग्रणी उत्पादक देश चाइना है। संसार के 3 अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादकों का सही क्रम कौन सा? देखिए अभी इसमें अमेरिका और सऊदी अरब, यूएसए, रशिया को दिखा रहा है, बट इसमें एक बार चेक करना है इसको। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये चेक करना है। ये पुराना हो गया डेटा पेट्रोलियम वाला। मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? मध्य पूर्व की बात करा, सऊदी अरब, यूएई, ईरान। कथन कौन सा सही है इसमें देखना। मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोलियम का लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित है। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं प्रमुख आयातक दोनों ही है। अब पता लग गया अमेरिका जो है प्रमुख उत्पादक देश है पेट्रोलियम का। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? इंडोनेशिया है इसमें। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। नेक्स्ट चलते हैं। वह देश जो गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तेल की विश्व कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल का समाचारों में प्राय उल्लेख आता है। इस पद का अभिप्राय क्या है? यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। 2009 के पूर्वार्ध में पीस पाइपलाइन नामक व्यावसायिक समझौता हुआ था ईरान और पाकिस्तान के मध्य। 1857 ईस्वी में खनिज तेल का आर्थिक स्तर पर निकाला गया था। कहाँ पर? रोमानिया में। जैव ईंधन बनाया जा सकता है गन्ने से, मक्का से, सोयाबीन से, रैपिड वे जेट्रोफा से। नेक्स्ट चलते हैं, यूरेनियम की बात कर लेते हैं। अब संसार में यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा? कजाकिस्तान है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश की बात करें कनाडा है। इसमें देशों में दुनिया में सर्वाधिक अग्रणी खनिज उत्पादक देश मतलब कनाडा, ये कजाकिस्तान है। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में है। यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यूरेनियम सिटी कनाडा को कहा जाता है। वह खनिज जिसमें रेडियम प्राप्त होता है, पिंच ब्लड में प्राप्त होता है। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है कनाडा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खनिज विविध देख लेते हैं। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। वह खनिज सूची जो एलो धातुओं को दर्शाती है, निकिल, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब जो एलो धातुएं हैं। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ उत्पादक क्षेत्र है। कोयला कारंगड़ा बेसिन में मिलता है। सोना हाइब्लेड और लोयस्क क्रिबोई रॉक में। खनिज तेल जो सान ज्वालिन घाटी में मिलता है। तांबा एरिजोना में मिलता है। अब देख लेते हैं, एक तरफ खनिज तेल है,
दूसरी तरफ तब खनिज दूसरी तरफ प्रमुख उत्पादक देश हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, तामा जामीबिया, मैग्नीज गैबन, बॉक्साइट गुयाना। अब डॉन बॉस्क बेसिन जो कोयला के लिए जाना जाता है, मेसाबी लोएस के लिए, मोसुल खनिज तेल के लिए, ट्रांसबोल जो सोना के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है लोएस के लिए मेसाबी जाना जाता है, खनिज तेल के लिए बाकू, तांबे के लिए बिघम, यूरेनियम के लिए पोर्ट्रेडियम। बाकू की प्रसिद्धि किस लिए? पेट्रोलियम के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज किस लिए जानी जाती है? लोएस के लिए। किम्बरले हीरे के लिए, और विट वाट्सडेन सोने के लिए, कटांगा तांबे के लिए, सार कोयला के लिए। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक देश है चाइना। नेक्स्ट है विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। खनिज किस कारण के लिए प्रसिद्ध है? नाइट्रेट के लिए। बोल्विया टीन के लिए, ब्राजील लोएस के लिए, मैक्सिको चांदी के लिए, पेरू नाइट्रेट के लिए, पेरू सोना के लिए। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? रसिया है। नेक्स्ट है हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? रसिया है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्ध शामिल होते हैं कौन से? कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा? DR कांगो है। अब देख लेते हैं नगर और उद्योग, लो इस्पात केंद्र और देश देख लेते हैं। हैमिल्टन लो इस्पात केंद्र है, कनाडा का है। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम का है। एसेन जर्मनी का है। अनसन चाइना का है। नेक्स्ट देख लेते हैं केंद्र और उद्योग के बारे में। पिट्सबर्ग USA का लो एवं इस्पात के लिए फेमस है। संघाई चाइना का सूती वस्त्र के लिए फेमस है। डुंडी स्कॉटलैंड का ये जूट वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। लेनिनग्राड ये रसिया का पोत निर्माण के लिए फेमस है। स्लेम लो अयस्क उत्पाद है यहाँ पे। लॉस एंजल्स की बात करें हवाई जहाज उत्पादन है यहाँ पे। अबादान की बात करें तेल शोधन है। नागोया सूती वस्त्र ऑटोमोबाइल है यहाँ पे। डेट्राइट ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। मैग्नीटोस्फॉर्क ये लोहा इस्पात के लिए फेमस है। जोहान्सबर्ग लोहा खनन के लिए फेमस है। बर्मिंघम जो लोहा इस्पात के लिए फेमस। वहीं पर बात करें ओसाका की, ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। याकोहामा पोत निर्माण के लिए। ह्यूस्टन तेल और प्राकृतिक गैस के लिए। अनसन की बात करें लोहा और इस्पात के लिए फेमस है। हवाना की बात करें सिगार के लिए फेमस है। चेतिया ब्रिस्क जो है धातु एवं सैन्य सामग्री के लिए फेमस है। मिलान की बात करें रेशमी वस्त्र। डेट्राइट ऑटोमोबाइल। मास्को धातु व रसायन मशीनरी के लिए फेमस है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ओसाका है। नेक्स्ट देखते हैं शेफील्ड जो है कटलरी के लिए फेमस है। बेनिस कांच निर्माण के लिए। ग्लासको पोत निर्माण। ओटावा कागज के लिए फेमस है। ह्यूस्टन जो है पोत निर्माण केंद्र है, ये टेक्सास में है। सिप्रोज पॉइंट जो है मेरीलैंड में है। न्यू ऑर्लियस ल्यूजियाना में है। कैम्डेन न्यू जर्सी में है। एक तरफ कोयला क्षेत्र है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। कुजास कहाँ पर है? कुजवास रसिया का क्षेत्र है। रेड बेसिन चाइना का है। ब्रिस्टल UK का है। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का है। एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र, दूसरी तरफ देश। किनकी? जापान का है। किप्टन चाइना का। लोरेन फ्रांस का है, ये औद्योगिक क्षेत्र है। और बेलो होरोजांटले ये ब्राज़ील का है। नेक्स्ट की बात करें क्लीवलैंड ये लो इस्पात के लिए फेमस है। मेसामी रेंज लोएस के लिए। फिलाडेल्फिया पोत निर्माण के लिए। औद्योगिक क्षेत्र और देश। लंकाशायर प्रदेश जो है UK में है। रूर प्रदेश जर्मनी का है। केहिन प्रदेश जापान का है। दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश जो अमेरिका का है। ऊन का सबसे बड़ा उद्योग उत्पादक देश जो चाइना है। ऊनी वस्त्र उद्योग केंद्रों में जर्मनी से संबंधित है कौन सा? वुपरताल। विश्व में सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक है चाइना। फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वह उद्योग जिसकी अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि जो मूल कारक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास कच्ची मतलब उच्च तकनीक जो है क्षमता है। एक तरफ सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। रूर प्रदेश कहाँ का है? जर्मनी का है। फ्लैंडर्स औद्योगिक क्षेत्र जो बेल्जियम और फ्रांस का है। स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र UK का है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र USA का है। नाम इंग्लैंड को देख के इंग्लैंड में चले जाना, USA का है ये। सत्य देखना है। खोए को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। सीरे को एथनॉल उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं कागज लुगदी बनाने हेतु काष्ठीय कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है पॉपुलर का। बाजार आधारित लो एवं इस्पात के कारखाने कहाँ पर? जापान में है। इसमें सही कथन बताना है। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। जापान का उत्तरी क्यूशू क्षेत्र ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? लंदन है। नेक्स्ट है एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ स्थान। कागज के लिए ओंटारियो फेमस है। रसायन के लिए टेक्सास। मोटर कार के लिए नागोया। अब परिवहन से संबंधित देख लेते हैं। संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग का सबसे अधिक व्यस्त मार्ग है। ये बात ठीक है क्योंकि संसार के 2 मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, अमेरिका को और यूरोप को। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा? उत्तरी अटलांटिक महासागर है। दिल्ली से टोक्यो तक की उड़ान में हवाई पत्तन आते हैं बैंकॉक,
हनोई, हांगकांग, ताइपे। नेक्स्ट है पर्थ से लंदन तक लघुत्तम मार्ग कौन सा है? पर्थ, मुंबई, रोम, लंदन। लुफ्थांसा विमान सेवा है कहाँ की? जर्मनी की है। एक तरफ रेल मार्ग है, दूसरी तरफ शहर है। यूरोपीय पार महाद्वीप रेल जो है पेरिस से बारसा तक जाती है। पार एंडीज रेल वालप्रेसी से ब्यूनर्स को जोड़ती है। पार साइबेरिया रेल जो है सेंट पीटर्सबर्ग को लेनिनग्राड से यानी कि व्लादिवोस्तोक को जोड़ती है। ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल तक को जोड़ती है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जिन दो स्टेशनों के बीच में चलती है, मॉन्ट्रिकल और ये वैंकूवर के बीच में चलती है। नेक्स्ट है तीव्रगामी रेलवे के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जोड़े जाने वाले देश हैं इंग्लैंड और फ्रांस। सिकान नामक लंबी रेल सड़क सुरंग जो बनाई है जापान में। अब पत्तन और बंदरगाह देख लेते हैं। जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन कौन सा है? याकोहामा है। ऑस्ट्रेलिया का पत्तन नगर नहीं है कौन सा? कैनबरा नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा पोताशिया कौन सा है? संघाई है। पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? संघाई है। वेनेजुएला में तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है मर्केबो पत्तन को। नेक्स्ट है अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन कहाँ पे? मिस्र का है ये। पोर्ट डायमंड अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। वह बंदरगाह जिसमें विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, सेंटोस को कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश कौन सा है? चाइना है। ग्वादर पत्तन अवस्थित है कहाँ पे? पाकिस्तान में है। बंदरगाह और देश रॉटरडम कहाँ पे? नीदरलैंड में है। इकारगा रसिया में है। मॉन्टेविडियो उरुग्वे में। जकार्ता इंडोनेशिया का पत्तन है। अब कुछ मानचित्र से रिलेटेड देख लेते हैं। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण किसका है? समान रेखा मानचित्र का या आइसोप्लेट का। आइसोगोनिक रेखाएं हैं क्या? समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं हैं। जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोबाथ। उच्चवक्ष दिखाने वाली का सही तरीका क्या है? समोच्च रेखा। अब कुछ विविध पॉइंट देख लेते हैं। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कोष्ण और उष्ण महासागरीय धाराएं ये मिलती हैं। ग्रेट बैंक कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर यह ग्रेट बैंक स्थित है। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी टेलर ने किया था। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में जे.ई. स्पेंसर ने W.M. टॉमस ने विश्व को विभाजित किया 11 सांस्कृतिक प्रदेशों में। मधेसी कहाँ रहते हैं? नेपाल में, रोहिंग्या म्यांमार में। सही कथन पहचानना है इसमें। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसो हाइट। चलिए नेक्स्ट है। सही कथन है इसमें देखिए, भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। एक तरफ सूची वन है, सूची टू को मिलान करना है। अर्जेंटीना में पंपास होता है, आपने देखा हो। कनाडा में मनीटिवो। मोरक्को एटलस पर्वत है। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले है। सूची वन का सूची टू से मिलान करना है। ध्रुव तारा उत्तरी दिशा में चमकता है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में। विस्फोट ध्वनि से होता है। भौगोलिक स्वरूप और देश। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट कैनियन यूएसए में। लेक विनिपेग कनाडा में है। दक्षिणी अल्प्स न्यूजीलैंड में है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था अमेरिका में। नेक्स्ट है, सही मिलान करना है इसका। साइकन रेल सुरंग कहाँ पर? जापान में है। पेट्रोनास टावर्स मलेशिया में है। अपलेशियन पथ कहाँ है? यूएसए में। रोगन बांध कहाँ पे? तजाकिस्तान में। बरमूडा ट्रायंगल का आपने सुना होगा कहाँ पे? ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। बरमूडा त्रिकोण विस्तृत है। बरमूडा दक्षिणी फ्लोरिडा और ब्यूटो रिको में। सही सम्मिलित करना है इसमें सूची वन को सूची टू से। स्वर्णिम त्रिकोण कहाँ पे? दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। बरमूडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार को कहा जाता है। रेड बेसिन चाइना को कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? केप कैनेडी में स्थित है। नेक्स्ट है, वह देश जिसके उपग्रहों से अंटार्कटिका को विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिली थी, कनाडा का था। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक देश है फ्रांस। पेड़ की आयु का पता लगाने के लिए उसके धड़ पर बिलों की संख्या की गणना करके पता लगाया जाता है। कोपाकुआना पुलिन अवस्थित कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पे? भारत में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे? ब्रुसेल्स में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है, ये कहाँ पर है? ये लंदन में स्थित है। एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ नगर है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स में है। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, पूरब की ओर देखो नीति के संदर्भ में कौन सी बात सही है? भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। भारत अपने दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध पुनर्स्थापित करना चाहता है। नेक्स्ट है, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है कहाँ? चीनी तिब्बत में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया वासी क्रिसमस मनाते हैं गर्मियों के मौसम में। नेक्स्ट चलते हैं, वह देश जिसको आसियान के केवल वार्ता
भागीदार का दर्जा प्राप्त है भारत है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पर है? इटली में है। एलिसा पैलेस कहाँ पर है? फ्रांस में है। उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचा कद वाला कौन सा है? सारस है। सबसे अधिक डाकघर वाला देश कौन सा? भारत है। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी कहाँ? यूक्रेन में। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई चाइना में। नाभिकीय शक्ति क्षमता की दृष्टि से प्रमुख देशों का क्रम है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रशिया और चाइना। भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिष्ठित क्षमता में उनके प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में है जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय, डीजल। तो इसमें हो सकता है फेरबदल आया, उसको देख लेंगे हम। 40 कबीलों का देश कौन सा है? किर्गिस्तान को कहा जाता है। एड्रियाटिक सागर की रानी के रूप में जाना जाता है वेनिस शहर को। तो ये हमने पूरा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी डिस्कस किया। इससे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी की क्लास की थी, उसके बाद में हमने की थी मॉडर्न इंडिया की कंप्लीट क्लास। जो बाकी जो क्लास रह गई, पॉलिटी की रह गई, इन्वायरमेंट की रह गई है, इकोनॉमिक्स की रह गई है, तो जो भी क्लास रह गई हैं एक एक दिन के हिसाब से 3-4 दिन के अंदर अंदर वो भी कवर कर दी जाएंगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। अभी भी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में लिंक शेयर करें और साथ साथ में वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार। ठीक है, ओके, बाय बाय। ठीक है।